सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी नर जनन तंत्र, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपनी चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद में मादा जनन तंत्र अपन कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, जैसे अपन ने नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा था, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग, वैसे ही अपन मादा जनन तंत्र को भी दो भागों में बांटेंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। विभाजन करने का सेम तरीका रहेगा। अगर मादा जनन तंत्र के बारे में पूछा जाए तो भी अपने को दो भागों में बांटना है, और नर जनन तंत्र को भी अपन ने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। तो मादा जनन तंत्र में एक तो बात करेंगे अपन प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा बात करेंगे अपन क्या? द्वितीयक लैंगिक अंग। नर में भी अपन ने प्राथमिक लैंगिक अंग में, याद करते जाना साथ के साथ, नर में हमने प्राथमिक लैंगिक अंग में केवल शामिल किया था किसको? वर्षण को। और मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग में अपन शामिल करेंगे किसको? अंडाशय को। अंडाशय या ओवरी भी जिसे अपन कह सकते हैं। तो ये तो हो गया मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग में बात करें अपन, एक तो शामिल होगी क्या? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी कह दो, चाहे अंग्रेजी में अपन इसको फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा अपन बात करें तो शामिल होगा इसमें क्या? गर्भाशय या यूट्रस। गर्भाशय कह दो, अंग्रेजी में अपन कहते हैं इसको यूट्रस। फिर इसमें शामिल करेंगे अपन किसको? योनि या कह सकते हैं वेजाइना। समझ गए बात? तो मादा जनन तंत्र में अपने को सिर्फ और सिर्फ चार अंगों का अध्ययन करना पड़ता है। प्राथमिक लैंगिक अंग में तो शामिल हो गया अंडाशय, और द्वितीयक लैंगिक अंग में अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या यूट्रस, योनि या वेजिना। अब देखो, सबसे पहले तो अपन इनका चित्र बना लेते हैं, फिर चित्र के आधार पर एक एक अंग का अपन क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। इन चारों का अध्ययन कंप्लीट होते ही मादा जनन तंत्र भी अपना कंप्लीट। देखो, मादा जनन तंत्र का अपन चित्र बनाए। लगभग इसी प्रारूप में आप बनाते जाना। सेम ये की आकृति बनेगी इस तरफ। अब देखो, जहां मादा के शरीर में जहां अंडों का निर्माण होता है, क्योंकि भाई जनन तंत्र के लिए नर की तरफ से तो शुक्राणु होते हैं। समझ गए बात? शुक्राणुओं का निर्माण अपन ने देख लिया था, वर्षण में होता था। मादा के जनन तंत्र में जो मतलब संतान की उत्पत्ति में शुक्राणु और अंडाणु की भूमिका रहती है, तो शुक्राणु तो नर से आएंगे और अंडाणु किससे आएंगे? मादा से आएंगे। उन अंडाणुओं का निर्माण होता है कहाँ? अंडाशय में। तो ये तो क्या हो गए? अंडाशय। ये भी अंडाशय होगा और ये भी अंडाशय होगा। दोनों तरफ मादा के, जो मादा का ये जो गर्भाशय आता है, इसके दोनों तरफ क्या स्थित होते हैं? अंडाशय स्थित होते हैं। अब अंडाशय जिस रास्ते से होकर आएगा उस रास्ते को कहते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब। ओ सॉरी, इंग्लिश वर्ड लिख दिया मैंने, फैलोपियन ट्यूब, या हिंदी में कहेंगे अपन क्या? अंडवाहिनी। तो फैलोपियन ट्यूब याद रहे तो वो भी आप लिख सकते हो। और जो अंडों को लेकर आने वाली जो नलिका है वो क्या कहलाएगी? अंडवाहिनी।
अब देखो ये जो अंडवाहिनी जो नलिका है वो आगे जाके इस रूप में बढ़ जाती है। ये मादा का क्या हो गया, गर्भाशय हो गया। इसको थोड़ा सा अपन और सीधा कर देते हैं। ये एकदम बीचों बीच वाला क्या हो गया, गर्भाशय। तो अपन ने देखो अंडाशय की बात कर ली। अंडाशय जिस नलिका के माध्यम से इधर गर्भाशय में आएंगे उस नलिका को क्या कहेंगे अपन, अंडवाहिनी। अंडा फिर कहाँ आके पहुंचता है, गर्भाशय में आ गया, और फिर एक क्या बच गया, योनि। ये रास्ता क्या कहलाता है, योनि। जिधर से नर के शुक्राणुओं का प्रवेश होता है वह मादा का जनन अंग कौन सा कहलाता है, योनि। और ये गर्भाशय का लास्ट वाला जो नीचे वाला सिकड़ा हुआ मुख होता है उसको बोलते हैं क्या, गिरवा। गिरवा बोल दो चाहे गर्भाशय का मुख बोल दो, एक ही बात है। ये क्या हो गया, मादा का जनन तंत्र या जनन अंग। मादा जनन तंत्र। अब अपन मादा जनन तंत्र में एक एक अंग की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, अंडाशय। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, चित्र बनाओ, और उसके बाद में अपन सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग या अंडाशय की। हेडिंग डालोगे प्राथमिक लैंगिक अंग, इसमें चर्चा करनी है किसकी, अंडाशय की। सबसे पहली बात, अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं, तो अपने को ये बताना है कि अंडाशय एक होता है या एक जोड़ी के रूप में होता है। एक जोड़ी का मतलब हो गया 2, तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय होती है, जो स्थित कहाँ होते हैं, उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। तो एक लाइन तो अपन ये लिखेंगे, मादा में एक जोड़ी अंडाशय मतलब ओवरीज पाई जाती है, जो उदर गुहा में, मैं आपको 2-3 बार बता चुका, उदर गुहा कहाँ स्थित होती है, जो अपना पेट वाला मतलब यहाँ से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं अपन, उदर गुहा बोलते हैं। उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। फिर अपन बात करें इस अंडाशय के कार्य, तो अब अपन लिखेंगे अंडाशय के 2 कार्य हैं। 2 कार्य हैं, याद करो, एक बार में लिख लेता हूं उसके बाद समझाता हूं। 2 प्रमुख कार्य कौन से हैं, एक तो अंडाणुओं का निर्माण करना। मादा के शरीर में जो अंडाणुओं का, अंडा भी लिख सकते हैं अपन लेकिन वो थोड़ा ठीक वर्ड नहीं लिखता, अंडा कह दो चाहे अंडाणु कह दो, एक ही बात है। अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, इन अंडाशयों में किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। फिर देखो याद करो, अपन ने नर लैंगिक हार्मोन तो लिखा था टेस्टोस्टेरोन, और 2 मादा लैंगिक हार्मोन के नाम लिखे थे कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वो दोनों हार्मोन भी कहाँ स्रावित होते हैं, कहाँ निर्मित होते हैं, अंडाशय में। तो एक का नाम तो था क्या, एस्ट्रोजन, और दूसरे का नाम क्या था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। अब थोड़ा सा ध्यान देना,
जो संतान की उत्पत्ति होगी, आज ही की क्लास में अपन आगे जाके अध्ययन कर लेंगे कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, लेकिन थोड़ा सा देखना, मादा के शरीर से तो निकला अंडा, ये तो मादा के शरीर से निकला, नर के शरीर से निकला क्या, शुक्राणु। मादा के शरीर से निकला अंडा और नर के शरीर से निकला शुक्राणु, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, शुक्राणु प्रवेश करता है किसमें, अंडे में, अंडे या अंडाणु में जब शुक्राणु प्रवेश करता है मतलब दोनों का संयोग हो गया, इस संयोग को कहते हैं अपन निषेचन। इसके बाद ये जो आकृति बनी, यह आकृति ही धीरे धीरे बच्चे का रूप ले लेती है। समझ रहे हो बात। तो अब नर का तो अपन ने प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ा था वर्षण, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग तो अपन ने क्या पढ़ा था, वर्षण, और मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग अपन पढ़ रहे हैं क्या, अंडाशय। वर्षण के अपन ने 2 कार्य लिखे थे, शुक्राणुओं का निर्माण करना, अंडाशय का अपन पहला कार्य लिख रहे हैं अंडाणु का निर्माण करना, ये देख लो अंडाशय का पहला क्या कार्य हो गया, अंडाणु का निर्माण करना। वर्षण का अपन ने दूसरा कार्य लिखा था कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। अंडाशय का अपन दूसरा कार्य लिख रहे हैं एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। मतलब दोनों के एक से कार्य हैं, इसलिए दोनों को अपन, वर्षण को तो अपन ने शामिल किया नर के प्राथमिक जनन अंग में, और अंडाशय को शामिल कर रहे हैं अपन मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग या जनन अंग में। समझ गए दोनों में अंतर। तो ये हो गया अपना मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो बात है ना, इस बात की चर्चा होगी अभी, अगर नहीं भी समझ में आया तो ज्यादा दिमाग में लोड मत लेना इनका। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंगों की। दूसरा क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंगों में सबसे पहले क्या है, अंडवाहिनी, या जिसे अपन कहते हैं क्या, फिलोपियन ट्यूब। ये क्या है, अंडवाहिनी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे अंडाशय गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता था और एक जोड़ी के रूप में होता था, वैसे ही अंडवाहिनी भी गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है और एक जोड़ी के रूप में होती है। पहली बात तो लिखेंगे, मादा में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। अब अगला सुनना, अंडवाहिनी का एक मुख तो अंडाशय से जुड़ा रहता है, अंडवाहिनी का दूसरा मुख गर्भाशय से जुड़ा होता है। लिख दे बात कि अंडाशय, इसकी जो कुल लंबाई होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, एक नलिका के रूप में होती है, जिसका एक सिरा अंडाशय से दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। यह एक नलिका है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। समझ गए। दूसरी बात, इसका एक सिरा किससे जुड़ा होता है, अंडाशय से, तथा दूसरा सिरा किससे जुड़ा रहता है, गर्भाशय से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। यह
अंडाणु को, अब देखो अंडाणु का निर्माण कहाँ हुआ, अंडाशय में। अंडाणु को इस अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक कौन पहुंचाती है, अंडवाहिनी। समझ गए बात। तो यह अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है। यह अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है। ये कौन सी संरचना हो गई, अंडाणु। एक अपनी पुस्तक में एक चीज और दे रखी है कि भाई निषेचन की प्रक्रिया भी यहीं पे होती है। कहाँ होती है निषेचन की प्रक्रिया, यहीं पे, लेकिन अभी उसको अपन लिखेंगे नहीं। निषेचन आगे अपन निषेचन के बारे में बात करेंगे, तब इसको कंप्लीट लिखेंगे। निषेचन वाली बात जो लिखी हुई है अपनी किताब में, उस निषेचन का मतलब क्या हुआ, अभी अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये अंडा, जैसे अंडा इधर अंडाशय से निकला यहाँ तक आ गया। एक इस चित्र में आप एक अंडे का भी चित्र बना लेना, ये लो बीच में कहीं भी दर्शा देना, ये क्या है, अंडाणु। क्यों, अब उसी चित्र में दर्शा देना अंडाणु का नाम भी। इधर से अंडाणु आया, इधर से शुक्राणु आया। अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे आपस में, उस मिलने को कहते हैं निषेचन। तो ये निषेचन की प्रक्रिया भी कहाँ हुई, इसी अंडवाहिनी में संपन्न होती है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर द्वितीय लैंगिक अंग में दूसरा अपन देखते हैं। दूसरा अपन बात करें तो इसमें क्या शामिल होगा, गर्भाशय। पहला पॉइंट देखना, यह एक, अगर आप चित्र को बहुत गौर से समझते जाते हो ना, चित्र के साथ साथ इनको याद करने का प्रयास करना, अथवा सारी चीजें अपने माइंड में ऐसे कैसे छप जाती हैं। यह एक थैलेनुमा संरचना है जहां दोनों अंडवाहिनियां प्रवेश करती हैं। देखो पहला पॉइंट कितना सिंपल पॉइंट है। गर्भाशय क्या है, एक थैलेनुमा संरचना है जहां ये एक अंडवाहिनी तो ये आ गई, एक अंडवाहिनी ये आ गई, दोनों अंडवाहिनी कहां प्रवेश कर रही हैं, गर्भाशय में प्रवेश कर रही हैं। समझ गए बात। अगला अपन गर्भाशय में लिखें, यह है ऊपर से चौड़ा तथा नीचे से संकरा या सकड़ा होता है। ये देखो ये लिखा अपन, यह ऊपर से चौड़ा तथा नीचे से सकरा होता है। ये जो गर्भाशय है ये ऊपर से तो क्या है, चौड़ा, और नीचे से क्या है, सकड़ा। समझ गए बात। फिर अगला पॉइंट लिखें, गर्भाशय मुख्य योनि में आकर खुलता है। ये दो मादा के शरीर में जो योनि होती है यहां तक फैला हुआ होता है इस गर्भाशय का मुख। ये तो देखो गिरवा जैसे गला हो गया गर्भाशय का, यहाँ की बात करें गले के बाद में मुख आता है, तो ये गर्भाशय की गिरवा हो गई, ये गर्भाशय का मुख हो गया। गर्भाशय का मुख कहाँ आकर खुलता है, यहाँ इसको चाहो तो अपन खुला रख सकते हैं। गर्भाशय का मुख कहाँ आकर खुल रहा है, योनि में आकर खुल रहा है। तो यही पॉइंट लिखा है अपन ने, गर्भाशय का मुख योनि में आकर खुलता है। फिर अपन बात करें, देखो निषेचन की प्रक्रिया तो यहाँ हो गई थी फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ निषेचन होने के बाद क्या होता है कि जो भी ये निषेचित अंडा हो गया, निषेचित अंडा यहाँ गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है और यही प्लेसेंटा का रोपण होता है। अभी बताता हूं मैं क्या होता है इसका मतलब। जैसे अपन बात करें निषेचन, तो अपन ये लिख देते हैं कुछ सिंपल भाषा में, गर्भाशय में ही भ्रूण
का रोपण होता है तथा गर्भाशय में ही प्लेसेंटा का रोपण होता है। प्लेसेंटा का रोपण होता है। तो यही तो गर्भाशय में भ्रूण का रोपण हो गया और यहीं पे किसका रोपण हो गया? प्लेसेंटा का रोपण हो गया। अब समझना इसका मतलब क्या हुआ। अंडा और शुक्राणु दोनों आपस में यहाँ मिल गए अंडवाहिनी में। उसके बाद ये जो इसको निषेचित हुआ, उसके बाद में यह अंडा यहाँ गर्भाशय में आपके चिपक जाता है और इस चिपकने को क्या कहते हैं? रोपण। तो ये जो भ्रूण हुआ इसको अपन फिर भ्रूण बोलेंगे। भ्रूण का रोपण कहाँ हुआ? गर्भाशय में। अब जब बालक गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में ही धीरे धीरे लगभग 9 महीने का पीरियड होता है। 9 महीने में धीरे धीरे वो बच्चे का रूप ले लेता है। अब बच्चे का रूप ले लेता है तो बताओ उसको पोषण की आवश्यकता तो होगी ना, खाने पीने की आवश्यकता तो होगी ना। हालांकि वो अपनी तरह नहीं खा पिएगा, लेकिन एक गर्भनाल होती है जिसके माध्यम से, देखो होता है क्या है वास्तव में अपन देखें थोड़ा सा अलग। ये प्लेसेंटा का मतलब समझा देता हूं तुम्हें। ये जैसे गर्भाशय है, क्यों? अब होता है क्या है, इधर फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में से अंडा आया, निषेचित हो गया, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले हुए हैं। अब ये आकर इस गर्भाशय से चिपक जाता है। अब गर्भाशय से चिपक जाता है। अब इस जो भ्रूण जो आगे जाके शिशु में बदलेगा उसको पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए इस गर्भाशय की दीवार पर ही एक गोलाकार आकृति और बन जाती है। इस गोलाकार आकृति को बोलते हैं क्या? प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा जो होता है, ये प्लेसेंटा फिर इस शिशु से जुड़ जाता है और इस भ्रूण या शिशु को क्या उपलब्ध करवाता है? पोषण उपलब्ध करवाता रहता है। 9 महीने की जो क्रिया होती है, गर्भाशय की जो क्रिया होती है, इस दौरान इस प्लेसेंटा द्वारा ही भ्रूण को क्या प्रदान किया जाता है? पोषण प्रदान किया जाता है। तभी धीरे धीरे भ्रूण किसका रूप ले लेता है? बच्चे या शिशु का रूप ले लेता है। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है। ज़्यादा डिटेल से अपने है नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन चर्चा करेंगे नहीं कि कैसे भ्रूण का निर्माण हुआ और कैसे बच्चे का विकास होता है। अभी सिंपल अपने को यही ध्यान रखना है कि गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है तथा गर्भाशय में प्लेसेंटा का रोपण होता है। समझने के लिए ये ध्यान रख लेना कि ये प्लेसेंटा क्या कार्य करता है? इस भ्रूण को एक पोषक के रूप में कार्य करता है, पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। तो ये अपनी गर्भाशय की चर्चा हो गई। ले इसका स्क्रीनशॉट। फिर अपन बात करें, अगला अपने दे रखा है क्या? योनि। वेजिना जिसे अपन बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड तो रहने दो, वैसे ही दिमाग में रख लेना, योनि बोल दो चाहे वेजिना बोल दो। होता क्या है, योनि का एक नलिका रूमा संरचना है, एक नलिका की तरह होती है जिसकी लंबाई होती है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर योनि की लंबाई की बात करें अपन तो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये लाइन लिखते हैं, यह एक नलिका नुमा संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। अब देखो, योनि की संरचना की बात हो गई। योनि का कार्य क्या क्या होता है, थोड़ा इसमें ये और लिखेंगे अपन कि कहाँ स्थित होता है। जो मूत्र मार्ग और मलाशय होता है स्त्रियों में, एक तो मूत्र मार्ग होता है, एक मल मार्ग होता है। तो मल मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों के मध्य क्या स्थित होती है? योनि होती है। तो इसी में ऐसे करना, इसको ऐसे लिख लेना, मादा में
मूत्र मार्ग व मलाशय के मध्य स्थित यह एक नलिकानुमा संरचना है। अब पूरी बात होगी, मादा में मूत्र मार्ग व मलाशय के मध्य स्थित यह एक नलिकानुमा संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है। अब क्या क्या मतलब है, इस योनि से जुड़े हुए कार्य होते हैं। एक तो नर और मादा के बीच जो मैथुन की क्रिया होती है, जिसे सामान्य भाषा में सेक्स की क्रिया बोलते हैं, वो मैथुन की क्रिया एक तो किसके माध्यम से होती है, योनि के माध्यम से होती है। दूसरा अपन बात करें, महिलाओं में जो मासिक चक्कर आता है, मासिक चक्कर बोल दो चाहे रजो चक्कर बोल दो, चाहे इसे अपन इंग्लिश में, शुद्ध इंग्लिश में कहें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल सकते हैं। महिलाओं में जो प्रत्येक महीने मासिक चक्कर आता है वो भी किस माध्यम से आता है, किससे होकर आता है, योनि के माध्यम से आता है। तीसरा अपन बात करते हैं प्रसव मार्ग। प्रसव को अपन शायद आप इंग्लिश ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ पाओगे, जिससे अपन डिलीवरी बोलते हैं, बच्चे का जन्म बोलते हैं, प्रसव कहते हैं। वो प्रसव भी कौन से रास्ते से होता है, योनि के रास्ते से ही होता है। तो प्रसव मार्ग के रूप में भी कार्य कौन करता है, योनि करती है। तो योनि एक तो मैथुन, मासिक चक्र तथा प्रसव मार्ग के रूप में कार्य करती है। तो अगला पॉइंट अपन लिखें, योनि मैथुन, मासिक चक्र तथा प्रसव मार्ग के रूप में कार्य करती है। ये योनि के बारे में चर्चा हो गई, और इसी के साथ अपना मादा जनन तंत्र था वो भी कंप्लीट। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। अब मादा जनन तंत्र के बाद में अपन बात करें, देखो जनन तंत्र को अपन ने दो भागों में बांटा था, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। मतलब अपना टॉपिक था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। उसमें एक तो अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र की बात कर ली, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा जनन तंत्र की बात कर ली। नर जनन तंत्र के जो भी अंग थे, प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग, उनकी चर्चा हो गई। मादा जनन तंत्र के भी प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग, उनकी चर्चा हो गई। तो जनन तंत्र तो कंप्लीट, जनन तंत्र से संबंधित अंग भी अपने कंप्लीट। अब जनन तंत्र जो अपन पढ़ते हैं, यह जनन तंत्र मनुष्यों में किस रूप में कार्य करता है, संतान की उत्पत्ति के रूप में कार्य करता है। अब अपन बात करेंगे कि ये संतान की उत्पत्ति होती कैसे है। तो इसके लिए अपने किताब में हेडिंग दे रखी है, प्रजनन की अवस्था। प्रजनन की अवस्था या स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बच्चे का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, जिसे अपन उत्पादन ना कहकर एक विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन होता क्या है, तो इसकी पहली क्रिया है युग्मक जनन। अगर आपसे पूछा जा सकता है नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है प्रजनन की अवस्थाएं, महत्वपूर्ण चीज है, इसको ढंग से समझ लेना। प्रजनन की अवस्था, 4 अवस्थाएं देखेंगे अपन, बहुत छोटी हैं, 2-2 लाइन की हैं। पहली अवस्था आपने बता रखी है पुस्तक में, युग्मक जनन। अब देखो, ये तो आप लोग पहले पढ़ चुके ना कि भाई मादा में तो किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का। यहां से मादा के अंडाशय से किसका निर्माण हुआ, अंडाशय का। नर में किसका निर्माण हुआ, शुक्राणुओं का। बस ये अपन पहले पढ़ चुके, यही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है।
तो अब समझना, मादा में अंडाणुओं का तथा नर में शुक्राणुओं का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। बहुत सिंपल सा है। अगर पहले अपन ने पहले की सारी बातें समझ ली तो आराम से अपन कह सकते हैं कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, नर में तो शुक्राणुओं का और मादा में अंडाणुओं का निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। अब फिर तुम्हें इसी में चर्चा ये करनी है कि भाई मादा में अंडाणुओं का निर्माण तो कहाँ होता है, अंडाशय में। नर में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा था, लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी, कहाँ हो रहा था, वर्षण में। ये दो बातें और लिखनी है इसमें। तो अगली लाइन में लिख देना आप, मादा में अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में तथा नर में शुक्राणुओं का निर्माण वर्षण में, मतलब जिसे टेस्टिज बोलते हैं, वर्षण में होता है। तो प्रजनन की पहली अवस्था तो युग्मक जनन हो गया। अभी देखो प्रजनन कैसे क्या होता है उसकी क्रियापण कंप्लीट देखेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे जितना अपनी पुस्तक में दे रखा है। पहली चीज तो नर में तो शुक्राणुओं का निर्माण हो गया और मादा में अंडाणुओं का निर्माण हो गया, तो ये निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। पहली अवस्था कंप्लीट। लो इसका स्क्रीनशॉट। अगली क्रिया आपने दे रखी है क्या, निषेचन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब देखो निषेचन क्या होता है। नर में जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था, नर के शुक्राणु योनि के माध्यम से मादा के गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, इस अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। समझ गए बात। नर के जो शुक्राणु हैं वह मैथुन की क्रिया के दौरान, सेक्स की क्रिया के दौरान योनि से प्रवेश करते हुए कहाँ पहुंच गए, अंडवाहिनी में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए। यहाँ अंडवाहिनी में ये जो शुक्राणु हैं, ये शुक्राणु मिलते हैं किससे, अंडाणु से। अब ये जो शुक्राणु और अंडाणु का जो संयोग है वही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर और चर्चा कर लेंगे अपन। मैथुन के बाद, मैथुन मतलब सेक्स के बाद, नर के शुक्राणु मादा की योनि के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं, अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। अब देखो यहां तक की चर्चा समझ चुके आप। अंडवाहिनी में क्या पहुंच गए, शुक्राणु पहुंच गए। अंडवाहिनी में ही पहले से क्या मौजूद है, अंडाणु मौजूद है। तो शुक्राणु आ गया, इधर से शुक्राणु आया, इधर से अंडाणु था ही। अब अंडाणु व शुक्राणु इनका आपस में संयोग, संयोग का मतलब होता है मिलना, यही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब इसी में आगे लिख देना, अंडाणु व शुक्राणु का संयोग ही निषेचन कहलाता है। एक लाइन तुम्हें और याद रखनी है, निषेचन से युग्मनज। युग्मनज याद रहे कि नहीं रहे, इसकी इंग्लिश वर्ड याद रख लेना, जाइगोट। इसको भी मैं थोड़ा हिंदी में ही लिख देता हूँ, जाइगोट। इसको हिंदी में अपन लिख लेते हैं क्या, जाइगोट, ऐसे करके लिख देते हैं, ये लो, जाइगोट का निर्माण
होता है। जाइगोट कुछ भी नहीं है, एक संरचना जो बनी उसी को क्या कहते हैं, जाइगोट कह देते हैं। मतलब ये अंडाणु था, ये शुक्राणु प्रवेश कर गया अंडाणु में, दोनों के मिलने से जो बना उस आकृति को क्या कह देते हैं, जाइगोट कह देते हैं। तो देखो अंडाणु व शुक्राणु का संयोग ही निषेचन कहलाता है। निषेचन से युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया समझ गए। पहले तो अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ, पहले पॉइंट में तो अपन ने ये देखा था। अब दूसरा पॉइंट देख लिया अपन ने, क्या, निषेचन का। अब निषेचन के बाद में जो भ्रूण है वो कहाँ स्थापित होगा, गर्भाशय में। तो तीसरा पॉइंट अपने दे रखा है भ्रूण का रोपण। फिर यह है जाइगोट। मतलब जाइगोट का निर्माण कहाँ हो चुका था, इस अंडवाहिनी में हो चुका था। यह है जाइगोट, गर्भाशय में पहुंचता है तथा गर्भाशय में आकर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है या गर्भाशय की दीवार के रोपित हो जाता है। रोपित होने को, रोपण होने को बोलते हैं अपन इम्प्लांटेशन। देखो जाइगोट यहाँ आकर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। पहुंचता है तथा गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाता है। यहाँ जो जाइगोट बना था कहाँ आकर चिपक गया, यहाँ गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक गया, इसे ही भ्रूण का रोपण कहते हैं। भ्रूण का रोपण कह दो चाहे शुद्ध वैज्ञानिक भाषा में अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। समझ के बात। तो ये क्या हो गया, भ्रूण का रोपण। चौथी स्टेज की अपन बात करें, चौथा दे रखा है प्रसव। प्रसव का मतलब डिलीवरी। मतलब फिर क्या होता है कि यही गर्भाशय में भ्रूण धीरे धीरे विकसित होता है और एक शिशु का रूप ले लेता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है तथा धीरे धीरे एक शिशु का रूप ले लेता है और फिर उस शिशु के जन्म लेने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रसव या डिलीवरी कहलाती है। मतलब ये क्या हो गई, प्रजनन की अवस्था। तो प्रजनन की अवस्थाओं को अपन ने कितने भागों में बांट के पढ़ा है, 4 भागों में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है, इसको अच्छे तरीके से आपको याद भी करना है। ले इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो आगे की अपन बात करें। जस्ट इसके बाद में अपना जो दूसरा लेसन चल रहा था, इस दूसरे लेसन में इसके बाद में दे रखा है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। अब समझना, जो सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन में आपके जो सिलेबस से हटाया गया वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ही था। मतलब इसके आगे जो भी लेसन में अब जो बचा हुआ है सेकंड लेसन में, वो कंप्लीट आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है। लास्ट जो है प्रजनन की अवस्था, यहीं तक आपके दे रखा है न्यू सिलेबस में, इसके बाद का कोई आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ तक अपना जैसे ही मामला कंप्लीट होता है, अपने को ये दिमाग में रखना है कि अपना लेसन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो सेकंड लेसन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हो बात।
तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अपन ने हर एक एक पॉइंट इसमें से देखा है, शायद ही कोई ऐसा पॉइंट बचा होगा जो अपनी पुस्तक में इसमें छूटा है। हर एक बिंदु की अपन ने डिटेल के साथ चर्चा की है। यही कारण है कि एक ही लेसन में अपने कितने वीडियो बन चुके, 13 वीडियो बन चुके। हालांकि लेसन भी काफ़ी बड़ा था, लेसन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप बढ़िया से इसको याद करोगे, फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।